इंडस्ट्री इंडस्ट्री किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो बहुत एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर होता है, बहुत लोगों को जॉब देता है। उससे हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है और भी बहुत हम प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और नए नए चीज़ आते हैं जिससे हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल अच्छा हो सकता है। लेकिन हम आपको पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आज़ादी के समय हमारी इंडस्ट्री उतनी अच्छी नहीं थी, हमारे इंडस्ट्री की स्थिति बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। तो अब देखते हैं कि आज़ादी के बाद हमने जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था 1991 से पहले, इस बीच क्या क्या रिफॉर्म लाए थे, क्या हमारे रिफॉर्म उतने कारगर थे या रिफॉर्म में बहुत कुछ खामियां थी, या रिफॉर्म जो सरकार चाहती थी कि इंडस्ट्री को अपने हाथ में रखा जाए, ज़्यादा प्राइवेट लोगों को नहीं दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट लोगों पे अभी भी गवर्नमेंट को उतना भरोसा नहीं था। थोड़ा सस्पिशियस नज़र से हम प्राइवेट कंपनी को देखते थे, जैसे हमारे साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। इसलिए हम प्राइवेट पे ज़्यादातर छोड़ते ही नहीं थे, क्योंकि हमें पता था हमारे देश में बहुत गरीब लोग हैं और प्राइवेट कंपनी जब भी आएगी सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगी, तो इक्विटी के बारे में सोचेगी ही नहीं, बराबरी के बारे में सोचेगी नहीं। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि हम इंडस्ट्री को अपने हाथ में रखें, अधिकतर इंडस्ट्री को। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए और इससे क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करना है कि मेंशन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर में 1950 से 1990 के बीच, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आज़ादी के समय कुछ ही इंडस्ट्री थी, लाइक कॉटन, जूट और स्टील या आयरन, कुछ इंडस्ट्री थी। और ये इंडस्ट्री थी, इसमें भी किसका रोल था इम्पॉर्टेंट, पब्लिक इंटरप्राइजेज बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता था। प्राइवेट इंटरप्राइज इक्का दुक्का होती भी थी तो उसका रोल बहुत सेकेंडरी हुआ करता था। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी, ऐसा नहीं। और जो भी इम्पॉर्टेंट सेक्टर होता था उस पर प्राइवेट कंपनी अपना हक जमा के ही रखती थी, क्योंकि उसको भरोसा नहीं होता था प्राइवेट, या हम ऐसा बोल सकते हैं प्राइवेट कंपनी उस समय उतना एफिशिएंट भी नहीं थी। प्राइवेट कंपनी के बाद उतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना सके, एफिशिएंट प्रोडक्ट बना सके जिससे लोगों को फ़ायदा हो। उसके बाद इट मीन्स प्राइवेट सेक्टर वे टू ऑब्टेन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का क्या था, सेकेंडरी रोल था। प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंसिंग में बहुत प्रॉब्लम होता था, लाइसेंस अगर उसको लेना होता था बहुत प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि बहुत जगह साइन करवाना होता है गवर्नमेंट के, इतने ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। लोगों को लगता था यार रहने ही देते हैं, सीधा सीधा हम गवर्नमेंट के अंदर ही काम करते हैं। फॉर देयर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, कोई प्राइवेट कंपनी चाहती थी ना कि मैं यहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करूँ, तो उसको बहुत जगह जाना पड़ता था फॉर लाइसेंसिंग। और कुछ और प्रॉब्लम थे कि प्राइवेट लोगों के पास कुछ ज़्यादा कैपिटल नहीं हुआ करता था, या थे प्राइवेट लोग तो इक्के दुक्के थे जिनके पास अपना कैपिटल हो, और उनको ज़्यादा इंसेंटिव नहीं हुआ करता था प्रॉफिट का, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाई रखी थी कि आप इससे ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते, यहाँ ये पर्टिकुलर सामान प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इनको लगता था यार इससे तो कोई फ़ायदा है नहीं, प्रॉफिट हमारा होगा ही नहीं, तो हम क्यों प्रोडक्शन में जाए, क्योंकि गवर्नमेंट इनको खुली छूट तो दे नहीं सकते। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है। गवर्नमेंट को लगा यार कुछ ना कुछ तो हमें रिफॉर्म करने होंगे थोड़े बहुत, जिससे हमारे जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन हो इंडस्ट्री का। ये भी तो करना चाहिए ना कि कंट्रीब्यूशन हो जीडीपी में इंडस्ट्री का, क्योंकि इंडस्ट्री एक एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर होता है, बहुत लोगों को जॉब लगा सकता है। लेकिन अगर इंडस्ट्री ही हमारी अच्छी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर काम ही नहीं कर रहे हैं इंडस्ट्री में, मतलब गवर्नमेंट इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा के रखेगी, तो प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा लगाएंगे ही नहीं इंडस्ट्री पे। तो देखते इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था आईपीआर, जिसको बोलते आईपीआर 1956। इसमें क्या हुआ था, इसमें सेकेंड 5 ईयर प्लान के बेसिस पे यहाँ पे ये जो था कि ये किस टाइप की सोसाइटी बनाना चाहते थे, सोशलिस्ट पैटर्न। सोशलिस्ट पैटर्न का मतलब सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, गवर्नमेंट इंडस्ट्री गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। तो इस रिजोल्यूशन के आधार पे 1956 वाले रिजोल्यूशन के आधार पे इंडस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट कौन था, पहला पार्ट था कि एक्सक्लूसिव राइट हो गवर्नमेंट का, कि मतलब ये कुछ इंडस्ट्री हो, जैसे एटॉमिक एनर्जी वाली इंडस्ट्री मान लेते हैं, डिफेंस वाली इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन वाली इंडस्ट्री, और
और भी जो जो मेन इंडस्ट्री होती थी, समझ लो इस पे डायरेक्ट गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव राइट था। प्राइवेट को ये इस फील्ड में आसपास भी भटकने नहीं देते थे। क्लियर। तो पहला कैटेगरी था जिसमें पूरा पूरा एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। सेकंड, आपको क्या लगता है कि स्टेट भी होगा, लेकिन सेकेंडरी या टर्शियरी रोल थोड़ा हम प्राइवेट को भी दे देंगे। और थर्ड इंडस्ट्री होगा जो प्राइवेट का होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट होंगे वो इसमें दोनों में होंगे? क्योंकि सरकार अभी कैसी सोसाइटी बनाना चाहता है, थोड़ा सोशलिज्म वाला। मतलब आपको पता है जो जवाहरलाल नेहरू थोड़े सोशलिज्म के फेवर में थे कि मतलब लोगों का सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में हो, ताकि हम लोगों का भलाई कर सकते हैं, लोगों के लिए कुछ कर सके। नहीं तो ये प्राइवेट प्लेयर से डरते थे, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेंगे, तो फिर आम आदमी के बारे में कोई सोचेगा नहीं। तो और हमारे देश में अभी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, पॉवर्टी लाइन से नीचे बहुत लोग थे, तो लोगों के लिए काम करना ज़रूरी था। लोगों के लिए तो सोशलिस्ट इकोनॉमी उस समय ज़्यादा फेवरेबल थी, ये सही मतलब माना जाता है। क्लियर है। तो थर्ड कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ अ रिमेनिंग इंडस्ट्री, जो कि प्राइवेट सेक्टर। तो आपको लगेगा यार थर्ड कैटेगरी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए तो प्राइवेट सेक्टर के तो बल्ले बल्ले हो गए यहाँ पे। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी। कैसे? आपको लाइसेंस लेना पड़ता अगर नए यूनिट खोलना चाहते हो। जैसे आपका एक मान लो एक है, आपने कंपनी खोल ली, जैसे आपने कोई ABC ब्रांड नेम से कंपनी खोल ली। अब आप खोल ली बेंगलोर में, आपको दिल्ली में भी खोलना है भाई, इसके लिए भी लाइसेंस। दिल्ली के दूसरे जगह पे खोलना है, दिल्ली में ही, दिल्ली के अब अगर बगल वाले गली में ही खोलना है, बगल वाले एरिया में खोलना है, तो भी आपको, जैसे आपको साउथ दिल्ली में है, नॉर्थ दिल्ली में खोल रहे हैं, फिर से लाइसेंस। तो और लाइसेंसिंग देखो, लाइसेंस चलो हम मान लेते हैं कि चलो लाइसेंस लेने में क्या फ़र्क पड़ता है कि आप जाइए ऑनलाइन सब लाइसेंस ले लीजिए। भाई नहीं, इतना आसान नहीं था। लाइसेंस लेना इतना प्रॉब्लमेटिक था कि आपको एक लाइसेंस लेने के लिए गवर्नमेंट के 100 ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। 100 ऑफिस। आप थक हार के बोलोगे यार रहने दो, एक ही यूनिट से जो हो रहा है होने दो, दूसरा यूनिट हमें नहीं खोलना है। और लाइसेंसिंग में भी गवर्नमेंट थोड़ा गवर्नमेंट थोड़ा लिबरल हो जाती थी। कब? जब लाइसेंस किसी बैकवर्ड एरिया के लिए में मांग रहे हो आप, तो बैकवर्ड एरिया में अगर मान लो आप दिल्ली के जो, जैसे मान लो बिहार के किसी गांव वाले, यूपी के किसी गांव वाले एरिया में आप फैक्ट्री ओपन करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे देगी। ईजी नहीं बोल सकते मतलब, लेकिन शहर से थोड़ा आसानी तौर पे दे सकती है। और गवर्नमेंट आपको थोड़ा टैक्स बेनिफिट भी दे सकती है, कंसेशन कर सकते हैं टैक्स में। इलेक्ट्रिसिटी को लोअर टैरिफ पे दे सकती है। क्यों? गवर्नमेंट चाहती है रीजनल इक्वालिटी आए, गवर्नमेंट चाहती थी रीजनल इक्वालिटी है, तो गवर्नमेंट ईजी से लाइसेंस दे सकती थी। ईजी लाइसेंस का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से, ऐसा नहीं। उसके बाद एक और चीज़, लाइसेंस सबसे पहले न्यू यूनिट के लिए मिलता था, नए यूनिट लगाना है। दूसरा, अगर प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना, पहले बिस्किट बना रहे थे, अब आप चॉकलेट बना रहे हो, तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्लियर? समझ गए? और उसके बाद बिस्किट, पहले 100 पैकेट, गवर्नमेंट ने आपको 100 पैकेट का ऑर्डर दिया था, भाई आपको 120 बनाना है क्योंकि आपकी बिक्री बढ़ गई है, लेकिन फिर से लाइसेंस लो भाई। तो इतना लाइसेंसिंग जब होगा तो आप कर पाओगे मतलब। तो यहाँ पे प्राइवेट लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, प्राइवेट लोग तो जा ही नहीं सकते, इसलिए तो बहुत सारी कम कंपनी थी उस समय। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट थोड़ा सोचती भी थी कि बड़ी कंपनियों को हम थोड़ा लाइसेंस कम देते हैं, लेकिन छोटी छोटी कंपनी को हम थोड़ा लाइसेंस देना ट्राई करते हैं। क्योंकि जो छोटी छोटी कंपनी होती है, जैसे कोई अगरबत्ती वगैरह बनाने लगे, या कोई मोमबत्ती वगैरह बनाने लगे, कोई घर पे ही चाय पत्ती नहीं बना सकते ना, या कोई ऐसी चीज़ें जो घर पे बनता है, तो गवर्नमेंट इसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो हम MSME सेक्टर बोलते हैं अभी। तो गवर्नमेंट इसको ज़्यादा तवज्जो देने लगे। क्यों?
क्योंकि एक तो लोग जो थे उनके पास पैसे कम थे, तो बड़ी फैक्ट्री तो नहीं खोल सकते, बड़ी फैक्ट्री नहीं खोल सकते, तो छोटी छोटी इंडस्ट्री तो खोल सकते थे ना, क्योंकि ये लेबर इंसेंटिव होता। और एक और चीज़ ध्यान देना, गांव में फैक्ट्री ओपन होंगी, जैसे कोई सैनिटरी नैपकिन बना रहा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे वुमेन को भी जॉब मिल सकता है, तो वुमेन को जॉब मिल सकता है, तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी भी आएगी, यह भी थोड़ा ध्यान दे सकते हो। रीजनल इक्वालिटी आ गई, जेंडर इक्वालिटी भी आएगी, वुमेन को भी जॉब मिलेगा, वुमेन के भी हाथ में पैसा जाएगा, तो फैमिली का लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा हो सकता है, इवन एजुकेशन लेवल भी अच्छा हो सकता है फ्यूचर जनरेशन का। क्लियर? तो इसके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी जो क्राइटेरिया था वो टाइम टू टाइम चेंज हुआ है, अभी कुछ और है, अभी अलग अलग है। जैसे एमएसएमई में माइक्रो का अलग है, स्मॉल का अलग है, मीडियम का अलग, तीनों का अलग अलग है। और इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग का अलग है, सर्विस सेक्टर का अलग है। 2006 के एक्ट में एक चेंजेस लाए गए थे जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों का सेम कर दिया गया था कि टोटल टर्नओवर पे किया गया है। तो ये ध्यान देना कि 1950 के आसपास था कि अगर आप 5 लाख इन्वेस्टमेंट या उससे कम करते हो तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो आप बोलो कि यार आएगी, एक छोटी सी कंपनी आएगी, उसके पास 5 लाख रुपए थे, एक बड़ी कंपनी उसके बगल में आ जाएगी, उसके पास 50 लाख रुपए, सस्ते सामान बनाने लगेगी। भाई ये सामान बना रहा था 10 रुपये में या 8 रुपये में, इसका कौन खरीदेगा? बोलोगे ना आप, भाई नहीं। तो इसको प्रोटेक्शन गवर्नमेंट देगी, प्रोटेक्शन कैसे देगी? बोलेगी कुछ प्रोडक्ट तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएगी, जैसे बोल देगी कि मोमबत्ती तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी, अगरबत्ती तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएगी, सैनिटरी नैपकिन तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएगी, ऐसे ऐसे बोल दिया जा सकता है। कंसेशन दिया जाएगा इनको, इलेक्ट्रिसिटी में हो सकता है और किसी चीज़ में कंसेशन देना पड़ सकता है। उसका नेक्स्ट था कि हमारा एक और ट्रेड पॉलिसी था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हमने देख लिया ना। तो पहले इंडस्ट्री का देख लिया हमने, अब ये लास्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए जो हम ट्रेड करते थे। तो ट्रेड में हम क्या चाहते थे? ट्रेड में हम क्या चाहते थे? स्टार्टिंग में हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते थे। इसका मतलब क्या है कि हम चाहते थे भाई हमें इम्पोर्ट करना ही ना पड़े, हम कुछ खरीदना ही ना पड़े बाहर से। तो हम क्या चाहते थे भाई, बाहर से जो सामान आता है ना, कैसे भी करके हमको घर में मैन्युफैक्चरिंग कर ले। लेकिन इससे फ़ायदा भी हुआ लेकिन नुकसान भी हुआ। इससे मान लो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो बच गया, लेकिन भाई हम वही पुरानी टेक्नोलॉजी से बना रहे, हमारे यहाँ अपग्रेडेशन हुआ ही नहीं, हम पीछे रह गए। क्लियर? तो इसमें क्या था, पहले 7 5 ईयर प्लान तक क्या हुआ, हम इनवर्ड लुकिंग के बारे में सोचते थे, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के बारे में सोचते थे। इस स्ट्रेटजी में क्या होता था, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते थे, मतलब जो इंपोर्ट हो रहा है ना, जो हम खरीद रहे हैं बाहर से, उसको बंद करो, सेम सामान हम अपने घर पे बनाएंगे। क्लियर? इसका एम था कि हम रिप्लेस करते थे सब्स्टिट्यूशन, जो बाहर से ख़रीद रहे हैं उसके जगह पे हम डोमेस्टिक में प्रोडक्शन करेंगे, घर पे प्रोड्यूस करेंगे। और अब क्वेश्चन उठता है कि डोमेस्टिक की इंडस्ट्री को हम कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं? बाहर से जो सामान आएगा ना, उस पर हम ड्यूटी लगा सकते हैं कि भाई आप जो 10 रुपये का सामान बाहर भेज रहे हो और हमारे जो डोमेस्टिक में 15 रुपये में बन रहा है, तो आपका सामान तो लोग खरीदने लगेंगे। भाई हम आपको यहाँ पे हम अपनी बाउंड्री में घुसते ही सरकार इस पे बोल देगी कि इस पे 6 रुपये टैक्स, यानी इसका सामान 16 रुपये में हो गया, हमारा 15 में हमारा खरीदेगा। क्लियर ना? समझ गए ना? तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम अपना फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व था उसको सेव करें, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से हमें बहुत कुछ इम्पोर्ट करना पड़ता, क्योंकि जैसे कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि हम चाह के भी नहीं कर सकते। जैसे मान लो हम क्रूड ऑयल, ये तो हमें ख़रीदना ही पड़ेगा ना। By encouraging domestic production of such goods which could be imported from rest of the world, कुछ चीज़ों को हम बोल सकते हैं कि भाई अपना घर पे बनाओ। The government protected the domestic industry for competition through टैरिफ लगाती थी, कोटा लगाती थी कि आप इससे ज़्यादा सामान नहीं भेज। जैसे बोला कि आप 100 kg ही ये पर्टिकुलर राइस भेज सकते हैं, या ये जो 100 kg राइस है ये पर्टिकुलर इस क्वालिटी का होना चाहिए, तभी हम आपको आने देंगे। ये सब होता है टैरिफ एंड कोटा के अंदर में। इस दोनों में आप बस गूगल कर लेना थोड़ा और इस दोनों के बारे में देख लेना, टैरिफ कोटा के बारे में। उसके बाद
थ्रू इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ एंड कोटा द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करती थी जो कि इंपोर्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हम जो आ रहा है तो हम बोलेंगे आप 100 kg राइस बेच सकते, राइस की क्वालिटी इतनी होनी चाहिए, तो आधे राइस तो वैसे भी लौट जाएंगे क्योंकि उनकी क्वालिटी नहीं थी अच्छी, है ना, समझ रहे हो ना आप। मेजर थर्स्ट वॉज गिवन टू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, it means production of such goods were according high priority which was important from। भाई देखो हम इम्पोर्ट अब्रॉड से मंगवा रहे हैं सामान, तो हम देखते हैं यार ये सामान ज़रूरी भी है, हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, लेकिन इस सामान को हम अगर घर पे बनाने लगे तो हमारा सामान बचेगा। तो यानी घर पे वही सामान हम पहले बनाएंगे जिसकी 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 ज़्यादा ज़रूरत है। क्लियर। तो इससे क्या होगा, हम जो ऑब्जेक्टिव था हमारा ग्रोथ वाला ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ क्या था हमारा, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो घर पे प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन बाहर से जो हम मंगवा रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं वो जीडीपी में शामिल हो ही नहीं रहा है ना। तो हमारा अगर घर पे वही प्रोड्यूस होगा तो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा, यानी ग्रोथ बढ़ेगा। उसके अलावा हम पे सेल्फ रिलायंस आएगी कि भाई हमने खुद बना लिया, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री वर गिवन प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन इंडस्ट्री, ये तो हो ही गया, ये हमने देख लिया। उसके बाद इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, इसका इफ़ेक्ट हुआ कि प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी हमारा इंक्रीज हो गया। जैसे जो 11.8% था 1950 में, वो 24.6% हो गया 1991 में। किसका, जीडीपी में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन। पहले ज़्यादातर किसका कंट्रीब्यूशन था, एग्रीकल्चर का। अब क्या होगा, इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो गया, ये ना। उसका 6% एनुअल ग्रोथ रेट होता था, तो ये सब सही है। उसके बाद जो एक और टॉपिक था जो हमने बताया था आपको, लाइसेंसिंग राजकोटा, इसमें होता क्या था कि आपको लाइसेंस लेने के लिए, जैसे आपने एक कंपनी खोल ली तो आपको लाइसेंस लेने के लिए दर दर भटकने पड़ते थे, कंपनी के दर दर भटकने पड़ते थे। तो इसमें होता था क्या था, अगर आपको एक बार लाइसेंसिंग मिल गई, आपने अपना फैक्ट्री ओपन कर लिया, तो आप क्या करते थे, लॉबिंग करते रहते थे मिनिस्ट्री से, जो मिनिस्ट्री होती थी जो लाइसेंसिंग वगैरह देती थी। तो आपका ट्राई रहता था कि भाई दूसरे फैक्ट्री को यहाँ पे हम आने ही ना दें, तो आप लॉबिंग करते रहते थे मिनिस्ट्री वगैरह से, जिसके कारण क्या होता था, किसी दूसरे फैक्ट्री को आप आने दिन नहीं देते थे। इससे होता क्या था कि आपको पैसा तो लग जाता था, जैसे आप कंपनी है, आपका प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, आपको पैसा तो लग जाता था मंत्री वगैरह की लॉबी करने में, लेकिन वही पैसा आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने पे लगा सकते थे। लेकिन आपने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने पे पैसा नहीं लगाया, तो इससे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ, लोगों को। क्योंकि एक प्राइवेट आ गया तो उसकी तो मोनोपोली है, दूसरी प्राइवेट आएगा तब तक कंपटीशन होगा, तब तक हमें पता चलेगा भाई प्रोडक्ट अच्छा कौन है। भाई एक प्रोडक्ट हमें मिल रहा है तो काहे अच्छा, उसमें कैसा अच्छा कैसे खराब, यही है। और लाइसेंस राज के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ये जो टर्म क्वाइन किया था फ्रीडम फाइटर और जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, ये है। और ये बात है कि इससे क्या क्या नुकसान हुआ, या विकिपीडिया से ही मैंने लिया है, ये मैंने आपको बता दिया। और इससे क्या नुकसान हुआ वो देख सकते हो। इससे नुकसान ये हुआ कि हमारा इंडस्ट्री और साउथ कोरिया के, जैसे साउथ कोरिया का ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपना किया, और हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है कैसा छोटा सा रह गया यहाँ, मतलब हमारा ग्रोथ देखो कितना कम रह गया, और साउथ कोरिया का देखो। तो इसीलिए जो हमारा ग्रोथ बोला जाता है, हमारा ग्रोथ स्टैगनेंट बोला जाता है, तो इसलिए हमारे ग्रोथ को बोला जाता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और कई बार पीसीएस में सिंपल यही क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किस ग्रोथ की बात करते हैं, तो जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं। क्लियर। तो यही है। और यहाँ कुछ फीचर्स देखते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग का, कि रिलायंस ज़्यादा हैवी सेक्टर पे करने लगे, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करते थे, स्मॉल इंडस्ट्री को, ये सब मैंने बता रखा है इसलिए जल्दी जल्दी करता हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते थे, हैवी इंडस्ट्री पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, फॉरेन कंपटीशन से हम प्रोटेक्ट करते थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देते थे, फॉरेन कैपिटल को रेस्ट्रिक्ट करते थे, और सेंट्रलाइज प्लानिंग थी। और गोल अचीवमेंट ऑफ द गोल ऑफ द प्लानिंग क्या क्या हुआ कि हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज हो गया, पर कैपिटा इंक्रीज हो गया, राइज इन रेट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन, हमने अपना कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे, और एग्रीकल्चर में हमने चेंज करने लगे,
और जैसे आपको GR LR वगैरह आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म, इससे फ़ायदा हुआ। ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी आ गई इंडस्ट्री में, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड हुआ। लेकिन इसका फेल्योर भी हम देख सकते हो कि बहुत ऐसी इंडस्ट्री आ गई जैसे जो शहर में आएंगे ना, पहली बार एब्जेक्ट पॉवर्टी देखिए कि मतलब लोगों को रोट खाने को भी नहीं मिल रहा है। पहले जो पॉवर्टी होती थी थोड़ी रिलेटिव टाइप होती थी। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आ गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं हो रहा था, प्रॉपर नहीं हो रहा था, और जो डिस्ट्रीब्यूशन था कुछ लोगों के हाथ में जा रहा था। यही है। तो ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा, जो कि है LPG रिफॉर्म्स। वो कल वीडियो आएगी, ये आज ही अपलोड होगा और कल आएगी वो। और इसके अलावे आप देख सकते हो क्लास 11th की और भी किताब हम डिस्कस करें, जैसे पॉलिटिकल साइंस का दोनों बुक हम ट्राई करें डिस्कस करने का। पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें इसमें 5 चैप्टर हो चुका है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, इसमें 3 चैप्टर हो चुका है। दोनों हम डिस्कस करने का ट्राई कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।